चलिए तो आइए हम लोग टेस्ट डिस्कशन टेस्ट नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा। क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे द मैथ रीजनिंग द पाथवे मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन ग्रुप, उसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाएंगे। जो नहीं ऐड हुए हैं वहाँ आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। और यदि वहाँ जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिल पाया वो लोग क्या करेंगे कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेंगे और उसमें जो लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन पीडीएफ के लिए जो लिंक दिया है उस लिंक को आप क्लिक करेंगे उस लिंक पे और आपका क्वेश्चन अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है कि कामनी अपनी शादी की वर्षगांठ 25 मई 2005 को जिस दिन मनाई है वह उसी दिन अपना वर्षगांठ फिर से कब मनाएगी। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, उसका वर्षगांठ 25 मई को है तो जिंदगी भर वह अपना वर्षगांठ 25 मई को मनाने वाली है। इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। बात रही बात ईयर की, तो ईयर चेंज होते जाएगा लेकिन उसी दिन यानी दिन सेम होना चाहिए। 2005 में वो सोमवार मंगलवार बुधवार जिस दिन भी मनाई फिर उसी दिन वो कौन से ईयर में मनाएगी। तो इसके लिए हम आपको एक बात बताए थे कि अगर लीप ईयर के ठीक बाद वाला ईयर रहेगा तो उसमें 6 साल जोड़ना है। लीप ईयर के ठीक बाद वाला रहेगा तो कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। ये डेट तो सेम ही रहेगा, 25/5 को ही मनाएंगे और इसमें 6 साल ऐड कर दो। यहाँ पे 6 साल को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2011। तो बस यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25 मई 2011। हमेशा ध्यान रखना लीप वर्ष ही अगर रहता तो उसमें 28 जोड़ते हैं। सुन लीजिए और लिख लीजिए जो नहीं देखे। हम आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें ये चीज बताए हैं, उसका वीडियो यूट्यूब पे भी अभी भी है, आप वो देख सकते हैं। हम आपको उसमें बताए थे कि अगर लीप ईयर रहेगा तो 28 साल जोड़ दीजिएगा, लीप के ठीक बाद वाला रहेगा तो 6 साल जोड़ दीजिएगा और लीप के बाद वाला दूसरा साल और तीसरा साल रहेगा तो उसमें 11 जोड़िएगा। ठीक है, उसके बाद वापस चौथा तो फिर से लीप ही हो जाएगा, तो फिर वही कहानी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन नंबर है इसमें कहता है कि सप्ताह में रविवार से बृहस्पतिवार तक ABCDE 5 नाटक होना है, प्रत्येक दिन एक नाटक होता है। अब देखिए रविवार से लेकर गुरुवार तक एक दिन का नाम दिया है, दूसरा नाटक का नाम दिया है, दो चीजों के बारे में बोला है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 कॉलम बना लेना है। तो यहाँ पर जब 2 कॉलम बनाना है तो चलिए तुरंत आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि 2 कॉलम बना लीजिए। 2 कॉलम जब आपका बन गया, 2 चीज चूंकि सेट करना है, जितने चीजों को सेट करना होगा उसको हम लोग डिपार्टमेंट बोलते हैं और जैब डिपार्टमेंट होता है उतना कॉलम बनाता है। 2 चीज सेट करना है, एक दिन का नाम एक नाटक का नाम, 2 कॉलम बन गए। अब इनमें से किसी एक चीज को आप अपने मन से सेट कर देंगे। तो किसे अपने मन से सेट करेंगे, जो चीजें फिक्स होती है। अगर कोई फिक्स चीज मिल जाए तो आप उन फिक्स चीजों को सेट करेंगे, जैसे दिन का नाम, महीने का नाम, तारीख का नाम, ऐसा कुछ भी फिक्स चीज अगर मिल जाए तो आप उन फिक्स चीजों को सबसे पहले सेट करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ दिन का नाम फिक्स है, ये पता है, क्लियर है कि रविवार के बाद में अगला दिन जो होगा वो सोमवार ही होने वाला है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। सोमवार के बाद में अगला दिन जो है वो मंगलवार होने वाला है, इसके बाद में जो होगा वो बुधवार होगा, इसके बाद में जो होगा वो गुरुवार होगा। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसमें जो नाटक का नाम में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको सेट कीजिए और पढ़िए इंफॉर्मेशन क्या कहता है। कहता है डी या ई का नाटक ना तो पहला दिन हुआ है ना अंतिम दिन। डी और ई तो फर्स्ट दिन भी नहीं होने वाला और ये डी और ई ये दोनों जो है हमारा लास्ट दिन भी नहीं होने वाला है। तो ये आपको ध्यान। इसके बाद जो है इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है उसमें कहता है डी और ई पहला दिन ना है अंतिम दिन नहीं है। फिर कहता है ई के तुरंत बाद सी होना चाहिए। तो ई जहां कहीं भी होगा ई के ठीक बाद में सी होगा। कहां है ई कहां है सी ये कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि ई के बाद में सी रखना है। इसीलिए इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको साइड में लिखेंगे। जो रिलेटेड बात कहेगा उसको अंदर रखेंगे डायग्राम में, रिलेटेड नहीं होगा बाहर रख लेंगे। जब लास्ट स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा बाहर वाला सबको तब अंदर लेंगे। चलिए आगे का इंफॉर्मेशन क्या कहता है। कहता है कि बी का अभिनय डी के तुरंत बाद होना चाहिए। बी का अभिनय डी के तुरंत बाद होना चाहिए, यानी कि डी के ठीक बाद में बी होना चाहिए। ये भी अच्छी बात है। आगे हमको कहता है कि
ए और बी के बीच में एक नाटक होना चाहिए, ए और बी के बीच में एक नाटक, तो ए और बी के बीच में आप लोगों को एक नाटक रखना है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बी ए को छोड़ेंगे ऊपर चाहे नीचे, ये नहीं पता है कि ऊपर है कि नीचे, बी एक छोड़ेंगे ए होगा, वो ऊपर भी हो सकता है वो नीचे भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे ऊपर लेंगे तो ये 3 का ये कॉम्बिनेशन और 2 का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर हम लोग नीचे लेते हैं तो यहाँ पे जगह लेने के बाद ये 4 का कॉम्बिनेशन, ये 2 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसलिए नीचे नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 5 को बैठाना, इसलिए हम लोग ऊपर लिए। चलिए आइए अब इसे सेट कीजिए। अब कोई जानकारी आपके पास उपलब्ध नहीं है, बाहर वाले इंफॉर्मेशन को आप अंदर लेंगे। तो बाहर वाला इंफॉर्मेशन को जब आप लोग अंदर लीजिएगा तो क्या कीजिएगा कि जो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन होगा इसको सबसे पहले अंदर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए हो जाएगा, ए के बाद में डी हो जाएगा और डी के बाद में यहाँ पर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ई के बाद में सी, तो यहाँ पे ई को रखेंगे और ई के ठीक बाद में किसको रख देंगे, सी को। सब ऑटोमेटिक हमारा सेट हो गया। तो चलिए फटाफट सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल देखिए, कहता है नाटकों के अभिनय का सही क्रम बताइए। अभिनय का जो ये क्रम है वो क्रम बताइए। क्रम क्या है, ए डी बी ई सी। तो ढूंढिए कौन से ऑप्शन में ये लिखा है, ए डी बी ई सी, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है, तो यही आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मंगलवार को कौन सा नाटक हुआ था, तो बताइए मंगलवार को कौन नाटक हुआ था, नाटक बी। तो हम लोगों का आंसर हो गया बी नंबर नाटक, ऑप्शन नंबर भी बी ही होगा। क्लियर है दोस्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है वो चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सब बच्चा वीडियो को लाइक कर देगा पहले, जो पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और शेयर वेयर भी करते रहना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो यार। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलक को लाल, हरा और काला रंग से रंगा गया है और इसको 1 इंच वाले घन में काटा गया है, ठीक है। कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। आप एक चीज ध्यान रखो मेरे दोस्त, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे गए हैं। जब ये चीजें आपसे पूछी जाएगी तो फॉर्मूला लिखो, सिर्फ 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या जब निकालनी होगी, सिर्फ 2 सतह, ध्यान रखिएगा, जब 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या निकालनी होगी तो फॉर्मूला होता है n-2 गुना 12। क्या फॉर्मूला होता है, n-2 गुना 12। हमेशा ध्यान रखो अपने दिमाग में, n-2 गुना 12। और ये n क्या है, n जो है वो बड़े घन की भुजा, इसको कहते हैं कैपिटल ए, बटे छोटे घन की भुजा स्मॉल ए। बड़का घन है 4 सेंटीमीटर और उसको काट रहा है 1-1 सेंटीमीटर में, तो 4/1 बराबर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे आइए पुट कर दीजिए, तो पुट कीजिएगा तो यहाँ पे 4 - 2 गुना 12, 4 में 2 जाएगा 2, तो 2 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। देखो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये एक सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है। हमने आप लोगों को सीरीज चैप्टर पे भी वीडियो दिया है और आप लोग सीरीज का वीडियो, जो नहीं बच्चा देखा है वो बच्चा निश्चित रूप से सीरीज का वीडियो देखेगा। सीरीज का वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 26, 29, 33, 38 क्वेश्चन मार्क और 51। देखो ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपके सारे चैप्टर को इंप्रूव करने के लिए होता है। ये एक टॉनिक की तरह है, जो खाओ और तुरंत एनर्जी आएगी। तो ये टेस्ट आपके एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपके संपूर्ण चैप्टर की तैयारी करवाने के लिए ये टेस्ट होता है। और जो टॉपिक होता है वो टॉपिक आपका अच्छा हो, इसलिए वो टॉपिक पढ़ाया जाता है। लेकिन टेस्ट सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए ये सीरीज की जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आप इसमें समझना मेरे दोस्त। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि संख्या क्या दिख रहा है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। 26 से 29, 33, 38 बहुत कम बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि जोड़ने का काम किया गया हो, एकदम अपने दिमाग में बिठाओ और देखो यहाँ पे क्या होता है। 26 से 29 तो 3 जोड़ा जा रहा है, 29 से 33 तो 4 जोड़ा जा रहा है, 33 से 38 तो 5 जोड़ा जा रहा है। यहाँ भी 6 जोड़ के देखो, तो 6 जोड़ के अगर देखते हैं तो 38 और 6 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 44। तो 6 के बाद यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, 44 7 51, बिल्कुल प्रूव है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 44।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है जोड़ने का काम करना है, फिक्स। कोई भी सीरीज रहेगा यही रूल लगाएंगे, रूल जो हम आपको बताएं वो ध्यान रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा। चलिए छठा नंबर जो है उसमें कह रहा है कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। युवा लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत आगे का सपना देखते हैं। पहला कथन है ये। दूसरा कथन है कि बहुत सारे बूढ़े लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग भी हैं जो युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये होगा वो होगा। तो बुरे लोग भी हैं, अच्छी सलाह देने वाले लोग भी हैं इस धरती पे, और बुरी सलाह देने वाले लोग भी हैं जो गलत सलाह देते हैं, और इस वजह से युवा पीढ़ी बिगड़ते जाती है। ये हमारा स्टेटमेंट है। चलिए कंक्लूजन बताना है। क्या है कंक्लूजन? कहता है कि युवाओं को पता ही नहीं कि किस पर विश्वास किया जाए। अच्छा मुझे ये बताओ यार कि कोई भी इंसान आपको गलत सलाह दे रहा है और आपको मालूम है कि ये मुझे गलत सलाह दे रहा है, आप कभी उस सलाह को मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन अगर कोई आदमी आपको सलाह दे रहा है और आपको नहीं पता कि ये सही सलाह है या गलत सलाह है, तो आप उसकी सलाह को मानोगे। आप उसकी सलाह को मानोगे। जैसे नेता लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में सब कुछ करना, किसी नेता की रैली में मत जाना। किसी नेता की रैली में मत जाना, क्योंकि उनको अपने इलेक्शन से मतलब है, आपकी नौकरी से नहीं। तुमको अपनी नौकरी से मतलब है तो अपनी नौकरी के लिए जो करना है करो, लेकिन नेतागिरी के चक्कर में मत रहो। तो चूंकि वो ऐसी चीज ही बताएंगे आपको जिससे कि आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे, तो ये सही बात है कि अगर आपको पता हो जाएगा कि ये लोग गलत बात बोल रहे हैं तो युवा उन पे कभी विश्वास नहीं करेगा। नहीं जानकारी होने की वजह से ही विश्वास करते हैं। पहला निष्कर्ष ये। दूसरा कहता है कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये भी बात सही है, बुरा प्रभाव पड़ जाता है, बुरी संगति की वजह से ही लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो बचपन में किसी भी बच्चा को पूछो बेटा क्या बनेगा, तो कहेगा कि डॉक्टर बनेंगे ना तो इंजीनियर बनेंगे। और जब वही बेटा बड़ा हो जाए, 20-22 साल का हो जाए, तो वही बेटा कहेगा कि अभी तक ग्रुप डी का फॉर्म नहीं निकला है। तो क्या है भाई, इतना दिन जो बचपन से बड़ा हुआ वो अभी तक वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से नहीं कर पाया, सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया। अगर कर रहा होता तो आज वो ये चीज नहीं, वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा होता। तो इसलिए दोनों का दोनों सही दीजिएगा। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 70 व्यक्तियों की पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए एक गोल सा डायग्राम बना लीजिए। टोटल 70 लोग आए हैं, जिसमें कि 52 लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलना जानते हैं। इसके बाद कहता है कि 26 लोग फ्रेंच बोल सकते हैं। 26 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलना जानते हैं। कहता है कि बताइए कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चंस को बनाने का 2 मेथड है। पहला मेथड है कि आप एक फार्मूला जान लो, दूसरा मेथड है बिना फार्मूले के बना लो। तो मैं आपको दोनों बता दूंगा, फार्मूला भी बता दूंगा और बिना फार्मूला के भी बता दूंगा। तो देखो, जैसे कि कुल आदमी कितना है? 70। कुल आदमी कितना है? 70। तो अंग्रेजी जानने वाले लोग, अंग्रेजी के पूरे गोला का वैल्यू कितना है? 52। 70 में से 52 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। तो अंग्रेजी नहीं जानने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 70 में अगर 52 घटा देंगे तो आएगा 18। कितना आएगा? 18। तो अंग्रेजी का जो सर्कल है, इससे बाहर लोगों की संख्या जो होगी वो 18 होगी, जो सिर्फ फ्रेंच जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है। क्लियर? सेम चीज, कुल कितने लोग फ्रेंच जानते हैं? 26। फ्रेंच जानने वाले कुल लोग कितने हैं? 26। इस 26 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच जानते हैं। तो टोटल आदमी कितना है? 70। 70 आदमी में 26 आदमी ऐसा है जो कि फ्रेंच जानता है। तो ऐसा कितना आदमी है जो कि फ्रेंच बिल्कुल नहीं जानता है? तो 70 में 26 घटा लेंगे तो आ जाएगा 44। तो 44 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच से बाहर हैं, जो कि सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं। ये 44 सिर्फ अंग्रेजी है, ये 18 सिर्फ फ्रेंच है। अब देखिए अंग्रेजी बोलने वाला टोटल कितना है? 52।
जिसमें 44 लोग ऐसा है जो सिर्फ अंग्रेजी जानता है और कुछ नहीं जानता है। तो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों वाला कितना होगा? 52 में 44 घटा दीजिए, क्योंकि टोटल अंग्रेजी 52 और केवल अंग्रेजी है 44, तो कॉमन वाला चाहिए। 52 में 44 घटाइएगा तो 8 आएगा, इधर से भी निकालिएगा तो वही आएगा। टोटल फ्रेंच कितना है? 26, केवल फ्रेंच 18, कुल आदमी 26 वह है जो फ्रेंच बोलना जानता है। उसी में से 18 आदमी ऐसा है जो सिर्फ फ्रेंच जानता है, तो बाकी बचा कितना? 8 वो 26 में 18 घटा 8 वो आदमी ऐसा है जो इंग्लिश भी जानता है और फ्रेंच भी जानता है। हो गया, बन गया सवाल। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब अगर हम लोग देते हैं तो पहला सवाल कहता है कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं? ओनली फ्रेंच कितना है? 18, आंसर हो गया। कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी? ओनली इंग्लिश कितना है? 44, आंसर हो गया। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं? तो दोनों में क्या है? 8, आंसर हो गया। तो ये तो हुई बिना फॉर्मूले की। अब फॉर्मूला लगा के बनाते तो कैसे बनाते? एक फॉर्मूला होता है टोटल स्टूडेंट बराबर स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट माइनस बोथ स्टूडेंट। कहिए सर ये स्टूडेंट क्या है? ये सब्जेक्ट का जो बोला कि इंग्लिश जानता है और फ्रेंच जानता है, इसके बारे में। टोटल स्टूडेंट आपका 70 दिया है, एक इंग्लिश वाला स्टूडेंट आपका 52 है और फ्रेंच वाला 26 है। बोथ आपको निकालना है तो इसको कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 52 और 26 जोड़ेंगे तो 78 होगा। तो x बराबर 78 माइनस 70 करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोगों का 8 आ गया, जो कि यहाँ पे हम लोग लिखें। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 10 की तरफ चलेंगे। 9 तक ये आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो यार 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है। पी ए का पिता है जिसका बेटा क्या है? एस है। आप एक चीज ध्यान रखो मेरे दोस्त, जो जिसका ये शब्द दूसरे के लिए होता है, जो जिसका ये शब्द दूसरे के लिए होता है, और तथा ये शब्द पहले के लिए होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कहता है कि पी जो है वो ए का पिता है। पी ए का पिता है, तो पी अगर ए का पिता होगा तो ए से एक पीढ़ी ऊपर होगा, प्लस होगा और पिता होगा। पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है, तो जिसका सेकंड के जो जिसका सेकंड के लिए, तो सेकंड में ए का नाम है तो ए का बेटा एस हो जाएगा। तो बेटा होगा तो एक पीढ़ी नीचे होगा, प्लस होगा, बेटा होगा। आगे कहता है एल के की माँ है। एल जो है वो के की माँ है, जो एस की बहन भी है, जो एस की बहन भी है। तो देखो जो शब्द हमेशा सेकेंड के लिए होता है, तो यहां पर आपको बताया गया कि एल के की माँ है, तो एल जो है वो के की माँ हो जाएगी। तो यहाँ पे के को रखिए, एल के की माँ होगी तो माइनस होगी और एक पीढ़ी ऊपर तो होगी। एल के की माँ है जो कौन के? जो एस की बहन है। तो जो सब सेकेंड के लिए होती है, तो ये जो है एस की बहन हो जाएगी, तो बहन बराबर की पीढ़ी में माइनस। अब देखिए ये दोनों भाई बहन हो गया, एस और के, और इसकी मम्मी एल है, तो ये एस और के दोनों की मम्मी होगी। तो मम्मी होगी तो जाहिर सी बात है ये पप्पा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने माँ के अलावा सिर्फ अपने पिताजी का बेटा होता है। तो चलिए आइए सवाल की तरफ देखते हैं। कहता है ए का एल से क्या संबंध है? ए का एल से, तो ये पिताजी और ये माताजी दोनों पति पत्नी। कहता है ए का एल से क्या संबंध है? जिसके साथ का लगा रहेगा ना रिलेशन, उसी के साथ जाएगा। तो का ए के साथ लगा है तो आंसर ए के साथ। तो ए पति है और एल पत्नी है, तो आंसर आप लोग क्या दे दीजिएगा? पति दीजिएगा, और ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलो यार। देखो 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है? उसमें आप लोगों को कहता है यहाँ पे डी क्यू एफ एस, फिर कहता है एच यू, कहता है बताओ यार नेक्स्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो कि इसका नंबरिंग कर दो। डी का 4, क्यू का 17, एफ का 6, एस का 19, फिर एच का 8 और यू का 21। पता करो नेक्स्ट क्या होगा। दिख रहा है 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या करोगे? 10। तो पहले जे होना चाहिए, 10वां लेटर जे होता है। 17 के बाद 19, 2 बढ़ाया, 19 के बाद 21, 2 बढ़ाया, यहाँ भी 2 बढ़ा दो, 21 2 23, और 23वां लेटर जो होता है हम लोगों का डब्लू होता है। तो जे डब्लू आंसर हो जाएगा। फटाफट ऑप्शन ढूंढिए, किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर
ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो यार, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन एक सलोलिन का क्वेश्चन है। इसमें आपको कहता है कि कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, ये डॉक्टर जो लोग हैं वो डॉक्टर के कुछ पार्ट को यहाँ पे कारीगर घेरेगा। आगे आपको कहता है सारे कारीगर लंबे हैं, जितने भी कारीगर हैं इन सारे कारीगर को लंबा घेरेगा। हो गया, डायग्राम बन गया कि कुछ डॉक्टर कारीगर है और सभी कारीगर लंबा। क्लियर। निष्कर्ष देखिए, कहता है सभी डॉक्टर छोटे हैं, छोटा वर्ड यूज ही नहीं किया, जो वर्ड यूज नहीं किया वो निष्कर्ष नहीं आ सकता, पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ कारीगर पुरुष हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, महिला और पुरुष का कहीं यहाँ पे चर्चा किया है क्या? तो महिला और पुरुष का चर्चा ही नहीं किया तो कहानी कहाँ से आएगा? तो कह दीजिएगा कि दोनों का दोनों गलत है, तो 12 का डी नंबर देना है, कोई तर्क संगत नहीं है। चलिए, जिस शब्द का यूज नहीं करेगा उसके बारे में किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता। हम आपको बताएं बिहार की राजधानी पटना है, हम आपको पढ़ाए बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, और उसके बाद हम आपको पूछे कि बताओ बंगाल की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो बताया ही नहीं। तो जो बताएंगे उसी का निष्कर्ष आपको वहां पर बताना है, जो नहीं शब्द यूज किया है उसका निष्कर्ष नहीं बताना। चलो यार, अगला सवाल देखो 13 नंबर सवाल जो है कहता है कि सेब लाल है। ठीक है भाई, सेब लाल है तो ये हो गया सेब, और सेब जो है ये लाल है। आगे आपको कहता है कि कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है, यानी कि सेब लाल है और लाल फल जितना भी है वो कोई भी सस्ता नहीं होगा, लाल फल सस्ता नहीं है। चलो निष्कर्ष की तरफ आ जाओ। पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी सेब सस्ते हैं। अच्छा बताओ यार, सारा सेब सस्ता होगा क्या? क्योंकि सेब लाल है और सेब एक फल है ना, और आपको बता दिया कि जो लाल फल है वो सस्ता नहीं है, तो सेब तो कभी नहीं सस्ता होगा। यहाँ कह रहे कि है, तो फर्स्ट नंबर हम लोगों का गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखो, कहता है लाल सेब सस्ते नहीं है, लाल सेब सस्ते नहीं है, सही बात है, जो लाल सेब होगा वो सस्ता नहीं होगा, क्योंकि सेब लाल है और लाल फल सस्ता नहीं है, इसलिए लाल सेब जो है वो सस्ता नहीं है। दूसरा सही है, तो बी नंबर आंसर देना, ध्यान से समझिएगा। 13 का दूसरा सही है, पहला गलती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 से 16। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है, पहली लड़की के बाद एक लड़का है और दूसरी के बाद 2 लड़के हैं, इसी क्रम में आगे भी है, कुल 35 को लड़का और लड़की है। अब देखिए 35 लड़का लड़की इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर है, एक लड़की उसके बाद एक लड़का, फिर अगली लड़की उसके बाद 2 लड़का, फिर अगली लड़की उसके बाद 3 लड़का, इस प्रकार से। तो देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर संपूर्ण के बारे में पूछता तो हम 2 मिनट में निकाल लेते, लेकिन 3 क्वेश्चन दिया है तो ये बीच बीच में पूछेगा, 21 और 19, 23 और 24, तो उतना के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, तुरंत 2 सेकेंड में लिख लेना है 1 से लेकर 35 तक का नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जब लिख लेंगे 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। हो गया? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, चलो इसके बाद मिटा दी, इधर लिख देता हूँ 31 32 33 34 और 35। चलो ये पहले नंबर पे लड़की है, तो लड़का लड़की को आप प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, लड़की लोग माइनस होती है और लड़का लोग प्लस होता है, लड़की लोग माइनस होती है, लड़का लोग जी भी करके लिखेंगे, समय लग जाएगा, इस प्लस माइनस में कम समय लगेगा, जी और बी लिखने की तुलना में प्लस माइनस लिखने में कम समय। ये लड़की इसके बाद लड़का, ये लड़की इसके बाद 2 लड़का देना, ठीक है। फिर लड़की, अब 3 गो लड़का दीजिएगा, फिर लड़की, अब 4 गो लड़का दीजिएगा, फिर लड़की, अब 5 गो लड़का दीजिएगा, अब फिर लड़की, अब 6 गो लड़का दीजिएगा, फिर लड़की, अब 7 गो लड़का दीजिएगा। हो गया? एक लड़की उसके बाद एक लड़का, फिर एक लड़की उसके बाद 2 लड़का, फिर एक लड़की उसके बाद 3 लड़का, फिर एक लड़की उसके बाद में
4 लड़का, फिर एक लड़की, उसके बाद 5 लड़का, फिर एक लड़की, उसके बाद 6 लड़का, फिर एक लड़की, उसके बाद में 7 लड़का। हो गया हम लोग का कंप्लीट, बन गया। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल आपका क्या क्या है? सवाल नंबर 14, 5वें और 17वें के मध्य में कितने लड़के हैं? 5 और 17 के मध्य में लड़का क्या है? 5 से लेकर के 17 तक देखना है कितना लड़का है। तो चलिए यहाँ से गिनते चलिए। तो लड़की है, इसको छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना है? 8। तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या दे दीजिएगा? 8 आंसर देने। 5 में और 17 के मध्य में देना है, वो दोनों मिला के नहीं गिनना है, मध्य का देना है। तो 8 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कुल कितनी लड़के? लड़की क्या हुई? क्या लड़की बनी? 1 2 3 4 5 6 7 लड़की है। तो 7 आंसर दे दीजिएगा, बी नंबर। आगे कहता है 21 और 30 के बीच में क्या लड़की है? 21 और 30 के बीच में कितने, 21वें और 30वें स्थान के मध्य में कितनी लड़कियां हैं? अच्छा देखो, अगर 21 से देखना शुरू करो और 30 तक, यानी यहां तक देखो, इस दोनों के बीच में देखना है, मध्य में कितनी लड़कियां? 51 लड़की है। तो एक आंसर दे देना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहां बीच पूछा है वहां ध्यान दीजिएगा कि बीच का ही बोलना है, किनारा वाला भी मत गिन लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 17 नंबर। देखो यार 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी वर्ष के सितंबर माह में 7 तारीख को रविवार, तो अगले महीने की 7 तारीख को, तो देखो सितंबर में 7 तारीख को रविवार है, तो अगले महीने के 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो यार मंथ से कोई मतलब नहीं है, 7/9 को यहाँ पे रविवार है, 7/9 को रविवार है, और अगले महीने 7/10 को कौन सा दिन होगा? कुछ मत करो, कैलेंडर चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। सितंबर जो है, यहाँ पे ध्यान देना, सितंबर जो है वो 30 दिन का होता है, 7 दिन हो गया, तो बचा कितना दिन? 23 दिन। और अगला महीना अक्टूबर, 7 दिन बोलवे किया, 7 दिन इधर का, 23 7 30, 7 से भाग दोगे तो 30 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 दिन। जो रिमाइंडर बचता है उसी को ऑड डे कहते हैं, और वही निकालना होता है। तो 2 दिन ऑड डे बचा। अब आगे जाना होगा तो जोड़ दीजिएगा, और पीछे जाना होगा तो घटा दीजिएगा। आपको पता है सितंबर से आप लोगों को अगला महीना जाना है अक्टूबर, तो आगे जाना है तो जोड़ दीजिएगा। तो रविवार में 2 दिन जोड़िएगा तो सोमवार, और सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। तो हम लोगों का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलें, और अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का क्या है उस पर आप लोग गौर देखो करेंगे। देखो यार 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब किसी घड़ी में 9:30 होता है तो उसके दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? यानी कि 9:30 आपको बताना है। तो कोण निकालने के लिए क्या वो फॉर्मूला लगाना है जो हम आपको बताए हैं, 60h - 11m/2। याद रखना 60h - 11m/2। h मतलब आवर घंटा, m मतलब मिनट। तो पुट करो ना यार, 60 × 9 माइनस 11 × 30 बटा कितना हो गया? 2। इसको सॉल्व करो, 9 × 6 = 54, 540 माइनस 330 बटा 2। अब 540 में अगर 330 को घटाते हो, 210 बटा 2 बराबर में 105 डिग्री। क्लियर? आंसर जो है वो हो जाएगा कितना डिग्री? 105 डिग्री। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। हमेशा ध्यान रखना यही लगाना है। और एक चीज और इसमें सीखो, यहाँ जो माइनस है वो अंतर लेने के लिए, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। ये आंसर अगर कभी माइनस में भी आ जाए तो हम लोग उसको माइनस में नहीं मानते हैं, हम लोग उसको हमेशा प्लस में ही लेकर के चलेंगे, कभी निगेटिव नहीं लेना। ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है एक कक्षा में 51 विद्यालयों की कक्षा, मतलब 51 विद्यार्थी होना चाहिए। 51 विद्यार्थी कक्षा में आयासा का स्थान 51 है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा? अच्छा देखो यार 51 वो विद्यार्थी है और आयासा जो है उसका स्थान 51वां है, तो अंतिम से क्या होगा? अरे यार वो 51 है तो लास्ट से तो पहला ही होगी ना, क्योंकि सबसे अंतिम में वही है, तो लास्ट से पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या था ना, 1 नंबर, नन ऑफ डी नंबर। ये क्वेश्चन के लिए
सिर्फ कॉमन सेंस का छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे कहता है 12B, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 2H, इसके बाद कहता है 14C, इसके बाद कहता है 4G, 4G के बाद कहता है यहाँ पे 16D। तो आपको पूछा कि नेक्स्ट क्या होगा। देखो यार, हम आपको बता चुके हैं कि अगर फ्लक्चुएट करेगा तो अल्टरनेट रूल लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, फ्लक्चुएट करेगा। अब ये फ्लक्चुएट क्या होता है ये तो समझते हो ना, बढ़ना घटना दोनों। 12 के बाद 2, फिर 14, फिर 4, बढ़ना घटना दोनों हो रहा है। जाहिर सी बात है फ्लक्चुएट करेगा। 12 के बाद अल्टरनेट में 14, 14 के बाद 16, तो अगला निकालना होता है, इसको छोड़ के तो हम निकालते। और यहाँ बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो मतलब ये तो लगातार है। तो इसका अल्टरनेट देखिए, 2 का 4 और 4 का यहाँ कायदे से क्या होना चाहिए 6, 2 बढ़ रहा है। लेटर का देखिए एच, एच के बाद जी, एक घट गया, यहाँ पे एक क्या हो गया, घट गया। एच से पहले जी होता है तो फिर जी से पहले क्या होगा, एफ। तो हम लोगों का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 6F हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्त। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी आज का क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाय बाय।